हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। कल हम देख रहे थे चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब रेस्पिरेशन जो होता है वो होता क्या है, तो जो हमने कल देखा था न्यूट्रिएंट से, जो भी हमें खाना खाए उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट मिले थे, है ना, जो पोषक तत्व मिले थे हमें, अब उससे हम क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट से हमें जब यूजेबल एनर्जी चाहिए रहती है ना, न्यूट्रिएंट को जब हम कन्वर्ट करते हैं किस में, यूजेबल एनर्जी में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अगर हम बात करें, द प्रोसेस बाय विच nutrients are converted into यूजेबल एनर्जी। किस में कन्वर्ट होगी, यूजेबल एनर्जी में। इस कॉल्ड, उसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब कि जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, या फिर आम भाषा में बोल दे तो हम सांस लेना। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर कौन सी गैस लेते हैं, इनहेल क्या करते हैं, तो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, है ना, इनहेल क्या करते हैं हम ऑक्सीजन, और एक्सहेल हम बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एक्सहेल हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल क्या करते हैं हम ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना CO2 होता है। ओके, अब जो हम प्रोसेस जिसमें हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग एयर को करते हैं, ठीक है, जब भी हम गैसों को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, याद रखना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो दी प्रोसेस, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है पर याद रखना ये बहुत काम की है। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड exhaling air is called breathing, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब, ब्रीदिंग नॉर्मल भाषा में हम सांस लेना ही बोलते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है, ये प्रोसेस में जो हमने बताया ब्रीदिंग। अब क्या होता है कि हम सांस लिए बगैर, आपने कभी इमेजिन किया है, कभी सोचा है कि हम सांस लिए बगैर कितने टाइम तक रह सकते हैं। जैसे हम बिना खाए पिए कुछ हफ्ते तक रह सकते हैं, महीने बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम 2-4 दिन तक बिना खाना खाए तो रह सकते हैं, पानी पिए हम 1 आध दिन रह सकते हैं, पर बिना सांस लिए हम 1 दिन भी नहीं रह सकते, है ना। तो जो रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है वो बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना। ह्यूमंस बस सांस नहीं लेते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, अदर एनिमल है, वो भी ब्रीथ करते हैं, है ना, वो भी सांस लेते हैं। अब हर किसी में, जैसे हमने देखे थे कि अलग अलग एनिमल में न्यूट्रिएंट जो वो भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे, वो अलग अलग टाइप का खाना खा रहे थे, तो क्या हो रहा था, उसमें अलग प्रकार के खाना खा रहे थे, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा था, अलग अलग था। जैसे हमने रूमिनेंट में देखे थे कि वो ग्रास ईटिंग थे, तो उनका रूमिनेंट वाले जो एनिमल है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था। फिर हमने बर्ड्स का देखे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग था। उसी तरीके से क्या होता है, हर एक एनिमल में जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन के लिए भी अलग तरीके से ऑर्गन मिलता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, याद रखना कि ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम जो हमें ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, मदद करता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो अगर हम डेफिनेशन लिखें, प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगी, अ सिस्टम फॉर अ स्पेसिफिक सिस्टम। ठीक है, किस काम के लिए ये बना है, एक स्पेसिफिक काम के लिए बना है, तो इसलिए हम वर्ड लिखेंगे अ स्पेसिफिक सिस्टम विच a specific system for breathing and respiration, for breathing and respiration are called is called respiratory सिस्टम। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जो ब्रीदिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए ही बना है, उस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वेरियस पार्ट होंगे, है ना। अब हमें पता है कि गैसेस का एक्सचेंज होना है, क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है मतलब कि हमने बोला कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना गैसों का। तो ये अचानक से तो हो नहीं जाएगा, इसके लिए एक हमें पूरा प्रॉपर सिस्टम चाहिए, है ना। एक सिस्टमैटिक वे में होगा, एक अच्छे से पाथ में होगा, स्पेसिफिक पाथ में होगा। तो इस तरीके से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं जो मिलके क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये क्या बना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये क्या बना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है ये। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले होता है हमारा नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल होता है, उसके बाद क्या है, विंड पाइप है, फिर एल्वेलाई है, लेफ्ट लंग है, राइट लंग है, रिब केज है और डायाफ्राम है। ये सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, नॉस्ट्रिल आ जाता है। क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, स्टार्ट होता है पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉस्ट्रिल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉस्ट्रिल बोल देते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने शॉर्ट में लिखा है आर सिस्टम, आप लोग समझ जाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन्स होता है, स्टार्ट होता है किससे, पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग, begins with a pair of nasal opening। इस नेजल ओपनिंग को हम बोल देते हैं नेजल ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल। ठीक है, आप देखते हो कि हमारे नाक में, अगर आप नाक देखते हो, अगर ऐसा नोज देखते हो नॉर्मली, तो यहाँ पे आपको ये दो ऐसे गड्ढे से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारी, ये क्या होता है, नॉस्ट्रिल है। यहाँ पे दो जो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ना, तो पेयर में है नॉस्ट्रिल। ये यहीं से तो क्या होगा, गैस अंदर जाती है, आप लोग सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, इससे ही तो क्या होती है, एयर जो है हमारी नाक के अंदर जाती है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल, हमने नॉस्ट्रिल क्या किया, जो एक नेजल ओपनिंग है। अब याद रखना, इस नॉस्ट्रिल से ही, नॉस्ट्रिल की हेल्प से क्या होता है, थ्रू नॉस्ट्रिल हम क्या करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल एयर। ठीक है, नॉस्ट्रिल की ही मदद से हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं, नॉस्ट्रिल की हेल्प से, थ्रू नॉस्ट्रिल, थ्रू इनहेल एंड एक्सहेल एयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब नॉस्ट्रिल के बाद, ये जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद यहाँ से एक पैसेज आता है ना, ये एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या होता है, इस रास्ते को हम बोल देते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, नेजल पैसेज। क्या होता है, नेजल पैसेजेस।
ठीक है। अब नेज़ल पैसेज क्या होता है, उसके बाद एयर क्या होती है, अब सांस लिया उस नॉस्ट्रल से अंदर गई, अब अंदर जाने के बाद यहाँ कहाँ आ जाएगी, नेज़ल पैसेज में आ जाएगी। याद रखना कि यहाँ पे हमें टाइनी से छोटे छोटे हेयर दिखाई देते हैं नॉस्ट्रल में, है ना। नॉस्ट्रल में क्या होता है, छोटे छोटे से हेयर दिखाई देते हैं। आप लोग भी देखोगे कि आपके नाक के अंदर जो गड्ढे हैं, जो छिद्र हैं, वहाँ पे आपको अंदर की तरफ फील होता होगा, छोटे छोटे से क्या है, हेयर होते हैं, है ना, बाल रहते हैं। तो ये हेयर क्या करते हैं इसमें, और आप देखते होगे उसमें म्यूकस भी रहता है ना, ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ नाक के अंदर रहता है, हेयर भी रहता है और चिपचिपा सा पदार्थ भी रहता है। जब हमें कभी सर्दी हो जाती है या जब हम रोने लगते हैं तो आप देखते हो वो म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ है वो बाहर निकलता है ना। तो ये जो म्यूकस है और हेयर है, इनका क्या काम रहता है, तो जितने भी डर्ट रहती है, धूल रहती है, डस्ट रहती है, ये सब क्या होती है, इस बाल में और म्यूकस में चिपक जाती है। ठीक है। तो अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस लेने में एयर के साथ अगर कोई धूल या डर्ट डस्ट आ गई है तो ऐसे पार्टिकल क्या होंगे, हमारी जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के हेयर में और म्यूकस में ये चिपक जाते हैं, जिससे कि अंदर जब हम सांस लेते हैं तो साफ एयर ही अंदर जा पाती है ना, शुद्ध हवा ही अंदर जाती है, और जो भी कचरा रहेगा वो सब क्या होगा, बाल में और म्यूकस में फंस जाता है। इसीलिए याद रखना, हम हमेशा क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं। सांस हम नाक के द्वारा लेते हैं, मुंह से सांस इसीलिए नहीं लेते हैं ताकि जो भी कचरा है, गंदगी है, वो नाक में ही जो नॉस्ट्रिल है वहीं पे ही क्या हो जाए, फंस जाए, ट्रैप हो जाए, और जब अंदर एयर जाए तो साफ सुथरी एयर अंदर जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होता है, नेज़ल पैसेज आ गया। नेज़ल पैसेज के बाद आगे हम देखते हैं, ये नेज़ल पैसेज के आगे का भाग ये हो जाता है हमारा विंड पाइप। ठीक है, यहाँ पे या तो इसको लिख लो कि ये है हमारा क्या, नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज, नेज़ल पैसेज के बाद अब नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ जाता है, विंड पाइप आ जाती है। क्या होती है ये, विंड पाइप होती है, ऐसी लंबी सी एक पाइप होती है। वहाँ हमने फूड पाइप देखे थे, यहाँ पे क्या होती है, विंड पाइप होती है ना। अब विंड पाइप होती है, विंड पाइप ही आगे जाके क्या होती है, दो भागों में बंट जाती है। विंड पाइप क्या होती है, आगे जाके ये दो भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और ये क्या बना देगी, लंग्स बना देगी। ठीक है, एक हो जाता है हमारा लेफ्ट लंग और एक हो जाता है हमारा राइट लंग्स। याद रखना, ये जो विंड पाइप है वही आगे जाके क्या होगी, दो भागों में बट जाएगी और वो बना लेगी लंग्स, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे आगे ये जो लेफ्ट लंग है और राइट लंग है ये भी क्या होगा, फिर आगे जाके छोटे छोटे आप देख रहे हो ये टाइनी टाइनी धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई है ना। यहाँ आप देख रहे हो ये कैसी धागों की तरह ऐसे संरचना है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये फर्दर फिर ये ऐसे लंग्स में भी अंदर क्या होता है, ये ऐसे डिवाइड हो जाती, इसको हम बोलते हैं एल्विलाई। क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, नेज़ल पैसेज के बाद क्या आ जाएगा, विंड पाइप आता है, फिर विंड पाइप के बाद क्या आता है, लंग्स आता है, और लंग्स के बाद क्या आ जाता है, एल्विलाई आ जाता है ना। ये समझ में आया। अब ये क्या करता है, तो अगर हम लंग्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। और एल्वेलाई जो है, याद रखना है एल्वेलाई क्या होता है, जो हमारा लंग्स रहता है उसमें से भी ब्रांचेस निकल जाती है और फिर से वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है स्मॉलर और फाइनर ब्रांचेस में। हमने देखा ये छोटी छोटी सी पतली पतली सी स्मॉल और फाइनर ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, और ये बलून लाइक सैक होता है। याद रखना, बलून जैसा सैक होता है, बलून लाइक सैक होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एल्वेलाई बोल देते हैं, है ना, बलून लाइक सैक होता है। अब जो हमारा, याद रखना, जो लंग्स रहता है, लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है हमारा किससे, रिब केज से। ये आप देख रहे हो ये क्या है, रिब केज बने हुए है ना। ये क्या है, पसलियाँ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पसलियाँ बोलते हैं, पसली बोलते हैं या पसलियाँ। तो हमारा लंग्स जो है वो किससे सुरक्षित रहता है, पसलियों से सुरक्षित रहता है, रिब केज। रिब केज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आवर लंग्स, हमारे लंग्स को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, डायाफ्राम। ये क्या है, डायाफ्राम। यहाँ आप देख रहे हैं ये कैसा होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा चेस्ट का, ये अगर हम देखेंगे पूरे चेस्ट का बेस होता है ना, सबसे निचला भाग होता है। तो ये क्या होता है, चेस्ट का ये क्या बनाता है, बेस बनाता है। डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम क्या होता है, डोम, याद रखना, डोम शेप्ड या डोम लाइक स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड होता है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ चेस्ट कैविटी, है ना। जो हमारा चेस्ट होता है या चेस्ट कैविटी बोले, इसके सबसे निचला वाला भाग जो होता है, नीचे का हिस्सा होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डायाफ्राम बोल देते हैं। ये भी हमारी क्या, ब्रीदिंग में मदद करता है। अभी हम आगे देखेंगे, जब ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है तो ये ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ क्या होता है, मूवमेंट करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है, जिससे कि ब्रीदिंग होती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं कि ब्रीदिंग में आखिर हमारे शरीर के अंदर ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर क्या कैसे सिस्टम पूरा क्या चलता है। ठीक है, तो जैसे ही हम, याद रखना, व्हेन वी ब्रीथ, जैसे ही हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपांड करता है, और रिब्स क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है और बाहर निकलती है। ये देखो, रिब्स मूव आउटवर्ड व्हेन इनहेल, जब इनहेल करते हैं हम तो क्या क्या होता है, सबसे पहले चेस्ट क्या होता है, जो हमारा चेस्ट है वो एक्सपांड होता है, फैलता है हमारा चेस्ट। और जो रिब होती है ना, रिब मतलब जो पसलियाँ होती है, हमने बताया था ये रिब्स होती है। ये जो हमारी पसलियाँ होती है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है और बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो रिब्स क्या होती है हमारी, मूव अप, ऊपर की तरफ उठती है ना। फिर क्या होती है, और मूव अप एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल जाती है। और हमारा जो डायाफ्राम है, याद रखना, डायाफ्राम क्या होता है, मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर की तरफ लेंगे तो हमारा जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है। डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन की बात हो रही है। ठीक है, इससे क्या होता है, स्पेस क्या होता है, अंदर का स्पेस जो है इंक्रीज हो जाता है चेस्ट का, और जो एयर होती है वो एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, इंक्रीज द स्पेस, इंक्रीज इनसाइड स्पेस एंड एयर कम इन। ठीक है, इसको हम एक बार और देखते। तो हमने क्या बोला, जैसे ही हम इनहेल करते हैं, हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो चेस्ट है वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। फिर रिब जो है हमारी मूव अप, ऊपर की तरफ जाती है। और डायाफ्राम, याद रखना, ये रिब ऊपर की तरफ चली गई। जब रिब हमारी ऊपर की तरफ चली गई और ये डायाफ्राम वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ आ गया, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा खाली जगह बच जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत सारी खाली जगह हो जाएगी, स्पेस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे बहुत सारा स्पेस हो जाता है तो एयर क्या होती है, पूरी अंदर की तरफ भर जाती, इस स्पेस में पूरी एयर जो है हमारी फिल हो जाती है। ठीक है, जब हम इनहेल की बात करते हैं। अब इसी का अपोजिट क्या होगा, हमारा एक्सहेल में होगा। अब वैसे ही हम बात करते हैं एक्सहेल के लिए, तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट चीज़ें होगी, है ना। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब क्या होता है, जो हमारे रिब्स होते हैं वो मूव डाउन होंगे। रिब्स क्या होंगे, आप अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, और क्या होगा, इनवर्ड आ जाते हैं अंदर की तरफ। और डायाफ्राम क्या होगा, हमारा अपवर्ड आएगा। अभी हमने देखा था कि डायाफ्राम हमारा नीचे की तरफ चला गया था,
डायाफ्राम जो था ये हमारा नीचे चला गया था। अब क्या होगा, अगेन डायाफ्राम हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चले जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा, जिससे क्या होगा, ये रिब वापस अपनी जगह पे आ गई। उसके बाद रिब हमारी वापस अपनी जगह पे आ गई, डायाफ्राम भी ऊपर की तरफ आ गया, तो ये स्पेस जो रहेगा बीच का, वो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगी, एयर पूरी बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? वही मैं अब नोट डाउन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेल में क्या होगा, रिब मूव डाउन, डायाफ्राम मूव अपवर्ड, रिब अंदर की तरफ आ जाती है ना। और क्या होता है, डायाफ्राम भी अपवर्ड जाने लगता है, जिससे क्या होगा, यहाँ का स्पेस पूरा रिड्यूस हो जाएगा और एयर क्या हो जाएगी, पुशिंग आउट, एयर हमारी बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी, मैकेनिज्म था किसका, ब्रीदिंग का, कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा चेस्ट एक्सपांड हो जाता है, रिब जो है ये बाहर की तरफ मूव होती है, आप एरो में देख सकते हैं, ये रिब जो है बाहर की तरफ जा रही है, और डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है, जिससे यहाँ पे बीच का स्पेस क्या हो रहा है, बहुत बढ़ जाता है, और यहाँ से एयर जो है हमारी विंड पाइप से अंदर की तरफ आ जाती है। वहीं जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब अपनी पोजीशन पे वापस चली जाती है, और डायाफ्राम भी अपनी जगह पर वापस चले जाता है अपवर्ड, और एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या होती है, कंटिन्यूस चलती रहती है, जब तक जैसे हम सांस लेते जाते हैं, सांस हम अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म अंदर चलता रहता है। ठीक है, इसको और हम अच्छे से कैसे बलून के थ्रू भी देख सकते हैं, आपकी बुक में एक्टिविटी भी है ये बलून वाली। ठीक है, तो इनहेलेशन में आपने देखा, मान लो ये डायाफ्राम में नीचे की तरफ आ गया, और ये क्या हो गया, हमारे लंग्स क्या हो गए, फूल गया ये बलून, और हमारी एयर यहाँ पे पूरे में भर गई, और जब हमने ये डायाफ्राम को ऊपर की तरफ छोड़ दिया अपनी वापस पोजीशन में, तो ये क्या हो गया, एयर पूरी आउट हो गई, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक पाथवे मैंने नोट डाउन किया, ये देखो पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन है, कि रेस्पिरेशन में एयर कैसे, सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल में आती है, ठीक है, क्लीन एंड वार्म द एयर, फिर नेसल पैसेज से होते हुए विंड पाइप में आती है, फिर विंड पाइप से 2 ब्रांचेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईच इज़ लंग्स, फिर हमारी एयर लंग्स में आती है, फिर लंग्स से कहाँ जाती है, स्मॉलर एंड फाइनर ब्रांचेस में जाती है, और फिर एल्वेलाई में जाती है, जो बलून लाइक सैक होता है। ठीक है, तो ये पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन है, ये कभी आपको एग्जाम में ऐसा पाथवे पूछ सकता है, तो उसके लिए ये है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं हाउ डस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन। अब हमने बोला कि गैसेस एक्सचेंज तो हो रही है, हमने पूरा पाथवे भी देख लिया, है ना, कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं डायाफ्राम में, रेस्पिरेशन, और हम डिटेल में डीपली देखते हैं कि एल्वेलाई के अंदर अब कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होगा किसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर होता है। अब ये पूरा एल्वेलाई का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एल्वेलाई के अंदर का स्ट्रक्चर है। अब इसको भी, और ये जो एक सर्कल दिख रहा है आपको, ये और डिटेल में यहाँ आप देख सकते हैं। तो एल्वेलाई में आपको क्या दिखता है, सबसे पहले तो बहुत ही पतली पतली सी, ये फाइन सी क्या दिखती है, पतली सी फाइन सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना। ब्लड वेसल्स रहती हैं यहाँ पे, फाइनर सी, स्मॉलर सी। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी हम, जैसे ही हम सांस, जब ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, हम फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं, है ना, फ्रेश एयर अंदर आती है, तो वो लंग्स से होते हुए कहाँ चली जाती है, एल्वेलाई में चली जाती है। अब एल्वेलाई में हमने देखा कि पतली पतली सी ये वॉल है ना, ये थिन सी पतली पतली सी ये वॉल होती है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, ये पतली पतली सी एल्वेलाई में क्या है, थिन सी वॉल होती है। अब ये थिन वॉल जो रहती है, इसी में क्या होती है, फाइन सी ट्यूब रहती है, जिसमें कि ब्लड रहता है ना, ब्लड वेसल, ये हमने दिखाया, ये पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है, ब्लड वेसल है, और ये क्या करती है, ब्लड कैरी करके ले जाती है ना। तो इसी में जो ब्लड कैरी करके ले जाती है, तो अब कुछ जो रहेगी ब्लड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है ना, और कुछ जो रहता है ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेके जाता है, वो क्या करता है, फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वेलाई, ठीक है, और वेयर इट इज़ रिलीज इनटू द एयर, और फिर ये क्या होता है, हमारी बॉडी से
ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और बॉडी से बाहर कर देता है, और वहीं फिर ब्लड जो है दूसरी तरफ क्या होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेके आता है और वो हमारे वेरियस पार्ट में चला जाता है, जिससे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चले जाता है। तो एल्विलाई है वो क्या करता है, जो एल्विलाई से ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स से ब्लड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शरीर के बाहर लेके जाता है, और ब्लड ही हमारा जो ऑक्सीजन है एल्विलाई से ऑक्सीजन लेके शरीर के अलग अलग पार्ट में लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो एल्विलाई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसी में क्या होता है, पूरी गैसेस का एक्सचेंजेस चलता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया कि ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्विलाई वेयर इट इज़ रिलीज टू द एयर। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है और शरीर से बाहर एयर से चला जाती है वो। उसी टाइम पर क्या होता है, ऑक्सीजन को भी ब्लड जो है एल्विलाई से लेता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग पार्ट में। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे और देख लो परसेंटेज ऑफ क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल एयर। ठीक है, तो अब हम और देखते हैं रेस्पिरेशन का थोड़ा सा, कि याद रखना जब भी हम फूड जो हम खाना खाते हैं, है ना, तो हमें एनर्जी मिल रही है, पर वो एनर्जी हमें मिल कैसे रही है, तो जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो हेल्प करता है फूड को का ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। ठीक, तो ऑक्सीजन जो है, इसीलिए हमारे ब्रीदिंग का प्रोसेस के लिए बस ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन इसीलिए भी ज़रूरी है कि ये वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कौन करेगा, वो ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की ही हेल्प से होगी। शुगर जो है हमारा वो ब्रेक होता है ऑक्सीजन से और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन और रिएक्शन देखें तो वो क्या होगी कि ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर रेस्पिरेशन के लिए हम एक रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना, एनर्जी मिलती है ना हमें जब फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये रिएक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज देख रहे थे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि इनहेल एयर में और एक्सहेल एयर में क्या अंतर होता है। तो याद रखना जब भी हम सांस लेते हैं, है ना, तो सांस लेते हैं तो हमने ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में ली, तो जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन कितनी थी, 21% थी। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 21% थी। और जब हमने इनहेल किया, सांस लिए, तो तब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, 0.04% थी। ओके, उसके बाद जब हम एक्सहेल करते हैं, हम एयर बाहर निकालते हैं, तो हम 16 से 17% ऑक्सीजन, मतलब 16 से 17% ऑक्सीजन हम बाहर निकालते हैं और 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लिया था हमने, 0.04, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमने कम लिया था। पर जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और उसी तरह जो ऑक्सीजन है, तब हम ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का यूज़ तो सारी जगह पे ही होता है ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट में होता है, उससे ही तो एनर्जी मिलती है ना। तो ऑक्सीजन जो है हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और रिमूव भी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं,
ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम इसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं किसमें, फूड को ब्रेक डाउन करने में, एनर्जी रिलीज़ करने में। इसीलिए क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर यही एनर्जी से क्या करते हैं, हम वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, खेलते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें शरीर के विभिन्न हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। क्योंकि यही ऑक्सीजन क्या करती है, फूड का ब्रेक डाउन करती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी का यूज़ हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में। इसी एनर्जी से तो हम काम कर पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, खेल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, है ना। उसके बाद एक बात याद रखना, जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस होता है ना। हम सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। बट जो रेस्पिरेशन है वो पूरा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन होगा। अभी हमने देखा, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, इनने क्या किया, आपस में ये कंबाइन हुए, ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, एनर्जी रिलीज हुई। तो ये पूरा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या हो जाता है, केमिकल प्रोसेस हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है। और दोनों ही प्रोसेस बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ, न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन मिला, जितने भी सब्सटेंस है, ये सारा कुछ जो काम कर रहा है, ये पूरा इनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें क्या क्या आ जाता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट। क्या आता है, हार्ट। फिर आता है हमारा ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरी, वेन्स, यही सब मिलके क्या करते हैं, पूरा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जितने भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, न्यूट्रिएंट है, सबको ब्लड से ही तो सब सप्लाई होगा, हार्ट से ही तो सारा कुछ जाता है। तो पूरा ट्रांसपोर्ट करने का काम ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, अदर सब्सटेंसेस का, सारे बॉडी पार्ट में। फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालना है, ये सारा काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। हमारे जो ब्लड है उसको पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट ही करता है। अब अगर हम अदर एनिमल की बात करें, ठीक है, तो अदर एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं, तो जैसे हमने देखा कि सारे एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है ना। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अलग अलग एनिमल में अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे हमने बात करें, बर्ड है, एलिफेंट है, लॉयन है, काऊ है, गोट है, तो उन सब में भी लंग्स मिलेगा, पर वो लंग्स कैसा होगा, अलग तरीके का होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अलग तरीके का होगा, ठीक है। अगर हम जैसे बात करें फिशेस की, अब हमारी जो मछलियाँ हैं, फिश है, फिश किसकी हेल्प से ब्रीदिंग करती है, तो गिल्स की हेल्प से करती है, ठीक है। किसकी हेल्प से करती है, वो गिल्स की हेल्प से करती है ब्रीदिंग। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स रिचली होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का इसमें सप्लाई चलता है। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी ब्लड है या गैसेस का जो डिज़ोल्व रहती है। अब हमें पता है कि ये एनिमल कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी कैसी रहेगी, पानी के अंदर घुली हुई रहेगी। तो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, गैसेस होता है किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें एम्फीबियंस की, जैसे कि फ्रॉग की बात करें, है ना, तो अब हमें पता है कि फ्रॉग कहाँ पे रहता है, लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। फ्रॉग कहाँ पे रहता है, लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। इसीलिए बॉडी के अलग अलग पार्ट का यूज़ करता है, किसमें, ब्रीदिंग के लिए, अलग अलग स्टेज में, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे टैडपोल है,
क्या है? टेडपोल। जब टेडपोल स्टेज आएगी, याद रखना टेडपोल स्टेज पर फ्रॉग जो है किससे ब्रीदिंग करता है, किसकी मदद से ब्रीदिंग करता है? तो ये करता है टेडपोल स्टेज में गिल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से टेडपोल स्टेज में ये ब्रीदिंग करता है। वहीं अगर हम बात करें अडल्ट फ्रॉग है, कैसा फ्रॉग है? अडल्ट फ्रॉग है। जब फ्रॉग बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, तब वो किसकी हेल्प से करेगा? तो वो यूज़ करेगा किसका? यूज़ करेगा वो लंग्स का यूज़ करेगा ब्रीदिंग के लिए, लैंड पर रहना है, ठीक है। और फिर किसका यूज़ करेगा? वो स्किन का यूज़ करेगा जब वो कहाँ पे रहेगा? पानी पे रहेगा। तो अडल्ट फ्रॉग जो है किसका यूज़ करता है? लंग्स का यूज़ करता है। कब लंग्स का यूज़ करता है? व्हेन लिव इन लैंड। जब वो ज़मीन पर रहता है, धरती पर रहता है, तो वो किसका यूज़ करता है? लैंड का यूज़ करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो यही अडल्ट फ्रॉग जो हमारा, कौन सा फ्रॉग? अडल्ट फ्रॉग है। अब अडल्ट फ्रॉग जो है हमारा, जब वो कहाँ चला जाएगा? पानी में चला जाएगा, तो वो किसकी हेल्प से करेगा? स्किन की हेल्प से वो ब्रीदिंग करता है। व्हेन लिव इन वाटर। जब वो पानी में चले जाएगा, व्हेन लिव इन वाटर, जब वो पानी में चले जाएगा तो किसकी हेल्प से वो ब्रीदिंग करेगा? अडल्ट फ्रॉग स्किन की हेल्प से वो ब्रीदिंग कर। उसके बाद अगर हम किसकी बात करें? अर्थवॉर्म की बात करें, केंचुए की बात करें अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म कैसे ब्रीदिंग करता है? तो अर्थवॉर्म यूज़ करता है मॉइस्ट स्किन की, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहता है, ठीक है। तो उसकी स्किन कैसी रहती है? गीली सी रहती है, इसीलिए वो मॉइस्ट स्किन की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ब्रीदिंग मैकेनिज़्म चलती है, उनकी हैबिटेट के हिसाब से, ठीक है। उनके अंदर अलग तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, और यही सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और उनकी लाइफ जीने में मदद करता है। इस तरीके से उनकी पूरी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है।